हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का जो इतिहास का नोट्स है उसी नोट्स का जो अभी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले हम लोग शुरू किए हैं और उसको शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो पहला चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे चैप्टर का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर है 18वीं शताब्दी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज। 18वीं शताब्दी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज। तो हम लोग शुरू करेंगे। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के निधन होने के बाद बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य पहले मुगल शासन के अंतर्गत आता था। जब औरंगजेब का निधन हुआ 1707 में, तो बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र हो गए मुगल से। ये राज्य पहले मुगलों के अधीन हुआ करता था। बंगाल, सबसे पहले हम लोग बंगाल की ओर देखेंगे। मुगलों के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुगलों ने मुर्शिद कुली खां को अंतिम गवर्नर नियुक्त किया था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया था। बाद के वर्षों में औरंगजेब के निधन होने के बाद मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी। जब औरंगजेब का निधन हुआ तो मुर्शिद कुली खां वहाँ का गवर्नर था, वो स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दिया वहाँ बंगाल में। मुर्शिद कुली खां ने 1722 ईस्वी में मुर्शिदाबाद नामक नगर को बसाया था। मुर्शिद कुली खां 1722 में मुर्शिदाबाद नगर बसाया तथा उसी ने अपनी राजधानी को बनाया और उसी को अपनी राजधानी भी बनाया था मुर्शिदाबाद को। बंगाल जब मुगलों के अधीन था तो उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन जब बंगाल मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो राजधानी ढाका से हस्तांतरित करके मुर्शिदाबाद को बना दिया गया। मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। फर्रुख सियार जब आया तो उड़ीसा की सूबेदारी भी मुर्शिद कुली खां को दे दिया। मुर्शिद कुली खां ने तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ किया तथा कर की वसूली करने को लेकर इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। तकारी ऋण यानी किसानों को ऋण देना शुरू किया खेती करने के लिए। तो मुर्शिद कुली खां ने तकावी ऋण किसानों को देना प्रारंभ कर दिया और ऋण की वसूली करने के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, यानी ज़मीन को अब इजारा भी रख सकते हैं। मुर्शिद कुली खां ने जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया तो इसके खिलाफ सीताराम राय, सुजात खान, निजात खां इत्यादि के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे मुर्शिद कुली खां ने आसानी से दबा दिया। मुर्शिद कुली खां जब बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया तो इन तीनों ने विद्रोह किया। मुर्शिद कुली खां ने इसे आसानी से दबा भी दिया। शासन पर शासन करते हुए मुर्शिद कुली खां का निधन 1727 ईस्वी में हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद, मुर्शिद कुली खां का एक दामाद सुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना, जिन्होंने सिद्धांतिक तौर पर बिहार का विलय बंगाल प्रांत में किया। बिहार का विलय बंगाल प्रांत में कर दिया सुजाउद्दीन, तथा बिहार का उप सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। सुजाउद्दीन का 1739 ईस्वी में निधन हो जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब उसका बेटा सरफराज खां बना। सुजाउद्दीन का 1739 में जब निधन हो गया तो उसका बेटा बना नवाब सरफराज खां बना, जो काफ़ी अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का था। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ। इस युद्ध में अलीवर्दी खां की जीत हुई। हम लोग अलीवर्दी खां के बारे में अब पढ़ेंगे। अलीवर्दी खां का जो वहाँ रहा है 1740 से 1756 तक का रहा है। अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब बनने के बाद मुगलों को कर देना बंद कर दिया, यानी मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया जब बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां। तथा
कर की राशि से बंगाल का विकास किया। जो टैक्स देता था मुग़लों को, उसी टैक्स से बंगाल का विकास शुरू कर दिया, जिस कारण बंगाल काफ़ी समृद्ध हो गया, यानी बंगाल काफ़ी अच्छा हो गया। इसलिए अलीवर्दी खां के शासनकाल के समय बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां के शासन प्रशासन के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया और कहा कि अगर मधुमक्खी को ना छेड़ा जाए तो शहद देती है, और अगर छेड़ा जाए तो वो काट काट कर खा जाती है। उसी प्रकार अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी से किया कि अंग्रेज़ों को अगर हम ना छेड़ेंगे तो बहुत लाभ देगा, अगर उसको छेड़ेंगे तो हम ही को डस लेगा। अलीवर्दी खां ने अंग्रेज़ों को कलकत्ता का किलेबंदी, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का किलेबंदी करने से रोक लगा दिया। अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसमें मराठों को जीत हुई। तत्पश्चात अलीवर्दी खां ने मराठों के साथ समझौता किया। समझौता के तहत उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया तथा 6 लाख रुपया वार्षिक, यानी अलीवर्दी खां के समय मराठों ने बंगाल पर जब आक्रमण किया, अलीवर्दी खां और मराठों के बीच जब युद्ध हुआ, जिसमें मराठा जीत गया तो मराठा और अलीवर्दी खां के बीच समझौता हुआ। उस समझौते में अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे दिया, उड़ीसा का जो क्षेत्र था उसका वो मराठों को दे दिया, और 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार किया कि इन 6 लाख रुपया हर वर्ष मराठों को देगा ये अलीवर्दी खां का निधन जो है 1756 ईस्वी में हो गया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां का निधन हो गया। उसका उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। उसका उत्तराधिकारी जो है अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला जो है 1756 से लेकर 1757 तक बंगाल का नवाब रहा। सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब बनने का विरोध उसकी मौसी घसीटी बेगम, सिराजुद्दौला के बंगाल में जब नवाब बना था उसका विरोध कौन कौन किया, तो उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, ढाका की बेगम थी वो, और उसका मौसेरा भाई साकेत जंग जो कि पूर्णिया का नवाब था वो, उन लोग उसका विरोध किया। अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता का किलाबंदी करना शुरू किया। जब इसकी जानकारी सिराजुद्दौला को हुई तो उन्होंने अपनी सेना के साथ कलकत्ता का अभियान किया। उस समय कलकत्ता का अंग्रेजी प्रभारी रोजर ड्रेक और सेनापति मिनी चीन था, जो सिराजुद्दौला के डर से भाग खड़ा हुआ तथा ये फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया। अंग्रेज़ जो है फुल्टा नामक बंदरगाह पर जाकर छिप गया सिराजुद्दौला के डर से। ब्लैक होल की घटना जब सिराजुद्दौला अपने कलकत्ता अभियान के क्रम में 20 जून 1756 को एक छोटे से काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया। जब अगली सुबह काल कोठरी खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज जीवित बचे, यानी काल कोठरी जो है वो बहुत छोटा था और 146 अंग्रेज को उसमें बंद कर दिया। और कल सुबह जब खोला गया तो उसमें मात्र 23 अंग्रेज बचे, यानी 123 अंग्रेज मर गए थे। इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। यही घटना बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी की लड़ाई का तात्कालिक कारण बना। इस घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज ने दिया था। जब ब्लैक होल की घटना का पता कंपनी के मद्रास स्थित मद्रास का जो मुख्यालय था जब उसको लगा तो वाटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक बड़ा अंग्रेजी सेना कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रभारी मानिक चंद से समझौता करके कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता के प्रभारी हुआ करता था मानिक चंद, और मानिक चंद से समझौता किया रॉबर्ट क्लाइव और उस पर पूरे कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। अलीनगर की संधि यह संधि जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ था अलीनगर की संधि।
इसी संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजी कंपनी को कलकत्ता का किलेबंदी करने का अधिकार दिया। अलीनगर की संधि के तहत ही कलकत्ता का किलेबंदी करने लगा अंग्रेज़ों ने। साथ ही साथ क्षतिपूर्ति के रूप में मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को बहाल करवाने की घोषणा की। जब फर्रुखसियार ने एक छूट दी थी, यानी कि फरमान दी थी, उसका दुर्व्यवहार कर रहा था तो उसको बंद करवा दिया था। लेकिन अब भी जब अलीनगर की संधि हुई तो उसको फिर से बहाल करवाया गया फर्रुखसियार के द्वारा दिए गए व्यापारिक अधिकार को। प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध का मैदान जो है वेस्ट बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी के मैदान वेस्ट यानी पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था, यानी पहले से सब कुछ किया हुआ था, ये एक षड्यंत्र के तौर पर था। यह युद्ध चंद घंटों में समाप्त हो गया। यह युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी के तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा देते हुए अंग्रेजी कंपनी का साथ दिया। ध्यान रहे कि इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदन के नेतृत्व में एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। मोहनलाल और मीर मदन ये सिराजुद्दौला के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उसके बाद मीर जाफ़र जो उसका सेनापति हुआ करता था, वो अंग्रेज़ों से मिलकर के सिराजुद्दौला को धोखा दिया। प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार जाने के बाद जब वे अपनी राजधानी वापस लौट रहा था तो मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। यानी मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन, उसके इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र बना। मीर जाफ़र 1757 से 1760 ईस्वी तक नवाब के पद पर रहे। मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर काम किया करता था, जिस कारण इन्हें क्लाइव का यानी रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया। मीर जाफ़र को मीर जाफ़र ने 1 करोड़ 77 लाख रुपये अंग्रेज़ों को उपहार स्वरूप दिया तथा 24 परगना नामक जिला भी अंग्रेज़ों को प्रदान किया। एक जिला था 24 परगना नामक जिला, उसको भी अंग्रेज़ों को प्रदान किया। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना था। जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की बात मानना कम कर दिया, यानी पैसा देना कम कर दिया अंग्रेज़ों को, तो उसका दामाद यानी मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को फिर नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो मीर कासिम जो बना है 1760 से लेकर 1763 तक, 1760 से 1763 तक मीर कासिम बना है। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मुर्शिदाबाद राजधानी था, वहाँ से मुंगेर लाया। मुर्शिदाबाद जो राजधानी था वहाँ सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो रहा था, तो मीर कासिम को लगा अगर राजधानी हम दूर लेकर जाते हैं तो अंग्रेज़ों से थोड़ा सा बचा जाएगा, यानी अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप कम होगा इसमें। तथा मुंगेर में गोला बारूद तोपखाने की कारखाना की शुरुआत की। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए वहाँ पे गोला बारूद और तोपखाने की कारखाना बनाया मुंगेर में मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। यह युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश कंपनी की सेना यानी ब्रिटिश कंपनी की सेना और भारत की संयुक्त सेना के बीच हुआ। भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम की सेना, यानी मीर कासिम को भी भगा दिया था। जब मीर कासिम ने भी अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप के तंग होकर जब छोड़ दिया तो मीर कासिम भागकर अवध के नवाब के पास चला गया था। तो जब बक्सर का युद्ध हुआ उसमें मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सेना और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना, यानी तीनों की सेना एक साथ लड़ी थी। मीर कासिम की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना शामिल थे एक साथ।
इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेना था उसका नेतृत्व जो था हेक्टर मुनरो कर रहा था। वहीं भारतीय सेना का नेतृत्व अवध के नवाब सुजाउदौला कर रहा था। इस युद्ध में ब्रिटिश की जीत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में यह सबसे निर्णायक युद्ध साबित हुआ। जब प्लासी की लड़ाई हुआ था तो वो सिर्फ बंगाल पे जीत हुआ था उसका, और वो षड्यंत्र था। उस युद्ध में अंग्रेज़ों की अपनी क्षमता का पता नहीं चला था, लेकिन जब बक्सर की लड़ाई हुआ तो अंग्रेज़ जो है अपनी क्षमता से वो जीता था, और ये लगभग आधा भारत को जीत चुका था इस समय। इस युद्ध का तात्कालिक कारण जो है लाइसेंस का दुरुपयोग किया जाना था। जो लाइसेंस मिला था उसका जो दुरुपयोग कर रहा था, यही कारण बना इस युद्ध का। इस युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई। इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेंसी टाट थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बेंसी टाट थे। और अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था उस समय, तो हेक्टर मुनरे था। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की दो संधि हुई है। इलाहाबाद में दो संधि हुई है, जिसमें प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुई और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। पहली संधि जो है 12 अगस्त 1765 को, दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को, और ये संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई है। इस संधि में अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने भाग लिया था। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने आधे भारत यानी पूरे भारत पे कब्जा किया, जिस कारण से विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दिया था। इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच ये संधि हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इस संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। कौन कौन से प्रावधान थे प्रथम संधि के, यानी इसी संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया। यानी अंग्रेजी कंपनी ही अब कर वसूलेगा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। पहले शाह आलम द्वितीय वसूलता था, यानी मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था वही कर वसूलता था। अब अंग्रेजी कंपनी वहाँ कर वसूलेगा, अर्थात दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया। अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में अंग्रेज कंपनी आए। एक जनजाति है भारत में खासी जनजाति, तो दीवानी प्राप्त होने के बाद सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए। इसी संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देना अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया। यानी जब प्रथम संधि की बात कर रहे हैं 12 अगस्त 1765 के जब वो संधि हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ, अंग्रेज़ों और शाह आलम द्वितीय के साथ ये संधि हुआ, तो 3 राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया। उसी के उपलक्ष्य में अंग्रेज़ों ने 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दिया शाह आलम द्वितीय को। यानी हर वर्ष 26 लाख रुपया उसको वार्षिक पेंशन देना शुरू किया। कालांतर में वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन देना बंद कर दिया। आगे जा करके यानी कालांतर में वारेन हेस्टिंग्स जब आया, गवर्नर बना, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जब 26 लाख पेंशन मिलता था वो ही बंद कर दिया। इस संधि के तहत अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। यानी जो अवध के नवाब था उससे करा और इलाहाबाद का क्षेत्र ले लिया, और ये क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। अंग्रेजी कंपनी को जब भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ तो सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आया। इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करेंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउदौला के बीच हुआ था। प्रथम संधि जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय की मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। दूसरी संधि जो कि 16 अगस्त को हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउदौला के बीच हुआ। इस संधि के प्रमुख प्रावधान भी है। इस संधि के तहत युद्ध हर्जाना के तौर पर अवध के नवाब ने 50 लाख रुपये अंग्रेजी कंपनी को देना स्वीकार किया। यानी युद्ध का हर्जाना अवध के नवाब ने युद्ध का हर्जाना दिया, 50 लाख रुपया अंग्रेजी कंपनी को दिया।
इसी संधि के तहत अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार, अवध के क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को मुक्त व्यापार यानी कोई भी टैक्स नहीं लगता था, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। करा और इलाहाबाद के अलावे अवध के अन्य क्षेत्रों पर अवध के नवाब का शासन अधिकार बना रहेगा। यानी करा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो दे दिया मुगल बादशाह को और बाकी जो क्षेत्र था उसका बना हुआ रहा। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हुए। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक अवध की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1722 ईस्वी में शहादत खान ने किया था। शहादत खान ने 1722 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य यानी अवध को स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। उस समय मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया। शहादत खां को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। शहादत खां ने अपनी राजधानी को फैजाबाद को बनाकर अवध में शासन प्रशासन किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शहादत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन शहादत खां 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। शहादत खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद सफदर जंग बना। शहादत खां के बाद उसका दामाद सफदर जंग बना अवध का नवाब। इनका मूल नाम अब्बुल मंसूर था। इसका मूल नाम अब्बुल मंसूर था। इनके समय में ही मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का 1748 ईस्वी में निधन हुआ। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह अहमद शाह बना, जिसने सफदर जंग को अपना वजीर बनाया, जिस कारण इतिहास सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। सफदर जंग को नवाब वजीर के नाम से याद करता है। 1754 ईस्वी में सफदर जंग का निधन हो गया। 1754 में सफदर जंग का भी निधन हो गया। उसके बाद अवध का अगला नवाब शुजाऊ दौला बना। शुजाऊ दौला के समय पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया 1761 में, जिसमें शुजाऊ दौला ने अफगानी मुल्क के शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शुजाऊ दौला के समय में ही बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। बक्सर के युद्ध में भारत की संयुक्त सेना का नेतृत्व अवध के नवाब शुजाऊ दौला ने ही किया था। बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व। इलाहाबाद की द्वितीय संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाऊ दौला के बीच हुआ था। जब इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुआ था 16 दिसंबर 1765 को, तो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाऊ दौला के बीच ही हुआ था। शुजाऊ दौला के बाद अवध का अगला नवाब आसफ उदौला बना, जिन्होंने अवध की राजधानी फैजाबाद से हस्तांतरित कर लखनऊ को बनाया। यानी फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ लाया। आसफ उदौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। वहीं लखनऊ में छोटे इमामबाड़ा का निर्माण मोहम्मद अली शाह ने करवाया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। जो वाजिद अली शाह सबसे अंतिम नवाब बने, उसको गद्दी से हटा दिया कुशासन का आरोप लगाकर, जिसका विरोध वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने की और 1857 के विद्रोह में अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भाग ली थी। बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप लगाकर अवध को अपने अंडर कर लिया अंग्रेज़ों ने, तब बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में भाग ली अंग्रेज़ों के विरुद्ध। अब हम लोग आगे हैदराबाद पढ़ेंगे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में
1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना निजामुल मुल्क ने किया। निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को भी स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। उनका मूल नाम चिनकिलीज खां था। उनका मूल नाम चिनकिलीज खां था। उनका संबंध आसफ जही वंश से था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। शंकर खेरा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को मोहम्मद शाह रंगीला के प्रतिनिधि मुबारिज खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच हुआ। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई। तत्पश्चात मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया। पाल खेरा का युद्ध यह युद्ध जो है 1728 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ था। पाल खेरा का युद्ध, इस युद्ध में हैदराबाद के निजाम की हार हुई। इस युद्ध की समाप्ति मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुई। यानी पाल खेरा का युद्ध की समाप्ति जो है 1728 ईस्वी में मुंशी शिवगांव की संधि के तहत हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठों को चौथ और सर देशमुखी देना स्वीकार किया। स्वीकार कर दिया। हैदराबाद के निजामुल मुल्क का निधन 1748 ईस्वी में हुआ। हैदराबाद के निजाम जो थे निजामुल मुल्क 1748 में उनका निधन हो गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देसी रियासत हैदराबाद ही बना। 1798 में उन्होंने स्वीकार किया सहायक संधि को। आज़ादी के समय क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद ही था। आज़ादी के समय सबसे बड़ा रियासत जो था हैदराबाद था। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत ऑपरेशन कैटरपिलर यानी ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिलाया गया था। मैसूर, अब हम लोग मैसूर को पढ़ेंगे। मैसूर आज जिसे हम लोग कर्नाटक कहा जाता है उसे पहले मैसूर कहा जाता था। साथ ही कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मध्यकाल में कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने शासन किया था। जब विजयनगर साम्राज्य के शासन का अंत हुआ तो उसके स्थान पर मैसूर में बोडियार वंश के शासकों ने शासन किया। इस शासन के अंतिम शासक कृष्णराज जो अंतिम शासन हुए, जो नाम मात्र का शासक था। उसके समय में कृष्णराज के समय में नंजराज और देवराज शासन को देखा करता था, जिसमें नंजराज वित्त मंत्री के पद पर था और देवराज सेनापति के पद पर था। नंजराज की सेवा में हैदर अली नंजराज की सेवा में शामिल हुआ, जो कि वित्त मंत्री के पद पर था। हैदर अली अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर नंजराज को गद्दी से अपदस्थ कर दिया और अपने आप मैसूर का शासक घोषित किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मैसूर में स्वतंत्र शासन की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली ने किया था। हैदर अली ने नंजराज को हटाकर अपने आप को शासक घोषित कर दिया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से तमिलनाडु के डिंडीगुल नामक शहर में स्थापना किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से तमिलनाडु के डिंडीगुल नामक शहर में 1755 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। संभवतः हैदर अली अंग्रेजों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक है। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों को पराजित किया। यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी में हुआ मद्रास की संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है 1769 ईस्वी में हुआ मद्रास की संधि के तहत। मद्रास की संधि के उल्लंघन के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यह युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुआ।
इस युद्ध के दौरान ही हैदर अली और अंग्रेज सेनापति आयरकूट के बीच 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ। 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ हैदर अली और आयरकूट के बीच। इस युद्ध में हैदर अली की हार हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान बना। उन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में हुआ मंगलौर की संधि के तहत। पहला जो समाप्ति हुआ था मद्रास की संधि के तहत, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त होता है मंगलौर की संधि के तहत। टीपू सुल्तान इन्हें शेर मैसूर, नागरिक टीपू, सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। शेर मैसूर या नागरिक टीपू या सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। इनका मानना है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस फ्रांसीसी क्रांति से टीपू सुल्तान काफ़ी प्रभावित हुए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। यानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगवाया। वे जैकोबियन क्लब के सदस्य बने। जैकोबियन क्लब फ्रांस में बना था। टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। अगर आर्थिक शक्ति मजबूत है तो सैन्य शक्ति भी मजबूत होगा। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। पहला शासक टीपू सुल्तान बना जो युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम से सिक्के जारी किए। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया ताकि किसानों का शोषण न हो। टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित के आग्रह का मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान से आर्थिक सहायता की मांग किया। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया। मंगलौर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था। जो 1784 में मंगलौर की संधि हुआ था उससे संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता की मांग की। इसी बात को आधार बनाते हुए अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहा है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना थी, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद का निज़ाम कर रहा था। मराठा पेशवा और हैदराबाद का निज़ाम अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों ने कहा, कॉर्नवालिस ने कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने बोडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा दिया। इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1799 ईस्वी में सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग किया। अब हम लोग पढ़ेंगे पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ता देवी पत्नी सुलक्षणी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। संगत का अर्थ निःशुल्क धर्मशाला होता है। पंगत का अर्थ लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता है। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना। गुरु नानक का उत्तराधिकारी यानी गुरु नानक के बाद उनका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना। सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। ये गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया तथा लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से प्रदान किया। लहना यानी गुरु अंगद ने गुरुमुखी चलाया और जो लंगर व्यवस्था थी उसको अस्थायी कर दिया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी तथा सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति जिसका नाम है लवन पद्धति, गुरु अमरदास ने इसका प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों यानी 22 गद्दी की स्थापना किया। प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। यानी अमरदास के समकालीन जो है मुगल बादशाह उस समय अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइकवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। यानी पंजाब के गोइकवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की अकबर ने। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीवी भानी की 500 गांव दान में दिए। 500 गांव दान में दिए। अकबर ने बीवी भानी को 500 बीघा गांव दान में दिए। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी अमरदास के पुत्र जो थे बाबा श्रीचंद वो अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य या दामाद गुरु रामदास को बनाया। अमरदास ने अपना अगला गुरु रामदास को बनाया उत्तराधिकारी। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए जो 1574 से 1581 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। अमृतसर का जो पहले नाम था गुरु रामदासपुर है। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया, अपने तीसरे पुत्र को बनाया यानी पैतृक बनाया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए।
1581 से 1606 ईस्वी के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। यानी सज धज कर अपने उपस्थित होते थे दरबार में, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था। उन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने 1606 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो का आशीर्वाद दिया था, गुरु अर्जुन देव ने, और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को हत्या करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिनका शासनकाल 1606 से 1645 तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किला बंदी करवाया तथा अकाल तख्त यानी पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों के सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हर राय हुआ, जो कि 1645 से 1661 तक गुरु के पद पर रहे। गुरु हर राय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हर राय का उत्तराधिकारी गुरु हर किशन बना। 1661 से 64 ईस्वी तक गुरु के पद पर बने रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के पद के विषय में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। सिख धर्म के 9वें गुरु थे ये। इनका शासनकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। इनका मूल नाम त्यागमल था। इन्हें बकला द बाबा के नाम से भी जाना जाता था। ये मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया तथा इनकी हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था। गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया कि सर दर्द सर दाद सिरे न दाद, अर्थात मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। गुरु तेग बहादुर ने ही कहा था, नारा दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। इनके पिता तेग बहादुर तथा माता गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर तथा माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचम कार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केस, कंघा, किरपान, कच्छा तथा करा का अनुपालन करने को कहा। पंचककार की घोषणा किए थे। अपने अनुयायियों को केस, कंघा, किरपान, कच्छा और करा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप है वो गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा है। इसके अलावे इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना भी की है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की है, साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा पंथ का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुग़ल सेना के बीच कई युद्ध हुए जो निम्न हैं। पहले हम लोग नादौन का युद्ध यह युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुग़ल सेना के बीच हुआ। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध यह युद्ध 1701 ईस्वी में हुआ। गुरु गोविंद सिंह और मुग़ल सेना के बीच हुआ।
इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध जो कि 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था। चकमौर का युद्ध, यह युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के 2 अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। 5वां है खिदराना का युद्ध। यह युद्ध जो है 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। पंच प्यारे, गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए थे, उसे ही पंच प्यारे कहा गया है। इसके अंतर्गत निम्न अनुयायी आते थे। सबसे पहले दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बीदर का दयाराम खत्री, उसके बाद बीदर का नाई साहब चंद्र, द्वारका का दर्जिस मोहन चंद छिम्बा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर। महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा किया गया था। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता के पद पर बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई है। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुख सियार ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी, यानी फर्रुख सियार ने बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी। तत्पश्चात सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाया। इसका लाभ सिखों ने उठाया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण करवाया। दल खालसा सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया। इसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उनके फसल उत्पादन का लगभग 1/5 भाग लिया जाता था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह आहलूवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसलों में बट गया, यानी जस्सा सिंह आहलूवालिया के समय ही सिख धर्म 12 मिसल में बट गया। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, यानी 12 समान भागों में बट गया। 12 मिसलों में सबसे प्रमुख मिसल बनकर सुकरचकिया मिसल उभरा। इस मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। चरत सिंह के बाद इस मिसल के नेतृत्व महासिंह ने किया। महासिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व रंजीत सिंह ने किया। रंजीत सिंह का जन्म जो है 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। महासिंह का निधन 1792 ईस्वी में
1792 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात मात्र 12 वर्ष की अवस्था में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना किया तथा उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। रंजीत सिंह ने अपनी प्रांत को 4 भागों में बांटा: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीउद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। विदेश मंत्री फ़कीर अजीउद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह की सेना उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित सेना थी। यानी फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया है। राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा है। रंजीत सिंह ने अपना राज्य के सुरक्षा के मद्देनजर रख अंग्रेज़ों के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के तहत सतलज नदी को रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की सीमा निर्धारित किया गया। सतलज नदी को, और ये कहा गया कि सतलज नदी के पूरब रंजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलज नदी के पश्चिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं जाएगी। इस संधि में अंग्रेज़ों की तरफ से भाग चार्ल्स मेटकॉफ ने लिया था। रंजीत सिंह ने कहा कि ईश्वर ने उनका एक आँख इसलिए लिया है, उनका एक ही आँख था। तो रंजीत सिंह का कहना था कि ईश्वर ने उनका एक आँख इसलिए ले लिया ताकि वे एक ही निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सके। रंजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उनका बेटा खरक सिंह बना। खरक सिंह का उत्तराधिकारी उनका बेटा ननिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना। नैनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह बना, जो कि दिलीप सिंह का बेटा था। शेर सिंह जो था दिलीप सिंह का बेटा था और शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। शेर सिंह रंजीत सिंह का बेटा था। शेर सिंह रंजीत सिंह का बेटा था और शेर सिंह का जो उत्तराधिकारी था वो दिलीप सिंह बना। यानी दिलीप सिंह भी रंजीत सिंह का ही बेटा था। पंजाब के सिख राज के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। पंजाब के सिख राज का अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 हुआ। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। इस युद्ध की समाप्ति 1846 ईस्वी में लाहौर के संधि के तहत हुआ। यानी 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुआ लाहौर की संधि के तहत। 1846 ईस्वी में भैरावल की संधि हुई, जिसके तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। भैरावल की संधि 1846 में हुआ, जिसके तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के दौरान हुआ, इस युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कही जाती है। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। यानी इस युद्ध के दौरान बहुत सारा युद्ध हुआ।
इसी युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध कहिए या गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। इस युद्ध के अंतिम तौर पर अंग्रेज़ों की जीत हुई। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु लंदन भेज दिया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था। उसका निधन भारत नहीं बल्कि पेरिस में हुआ। उसका निधन जो है भारत में नहीं हुआ, पेरिस में हुआ। ये आपका दूसरा टॉपिक था, वो भी समाप्त हो गया। हम लोग अगले वीडियो में तीसरा टॉपिक क्लियर करेंगे, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो ये वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।